नाज़रीन, कागजों में तो पाकिस्तान का सरकारी खेल अब तक हॉकी है, लेकिन अमली तौर पर इसकी जगह अब क्रिकेट की गेम ले चुकी है। और खास तौर पर 2016 में जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान को नया टैलेंट मिलना शुरू हुआ। लाहौर कलंदर्स हो गए, पेशावर ज़ल्मी हो गए, कराची किंग्स हो गए, या कोयटा ग्लैडिएटर्स हो गए, या मुल्तान सुल्तान्स हो गए। हर टीम ने अपनी इनफरादियत के साथ पाकिस्तानी मुआशरे में एक ऐसी जगह बनाई कि हर साल पाकिस्तान के जो क्रिकेट शायकीन है वो बेताबी से पाकिस्तान सुपर लीग का इंतजार करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 6 अनाउंस हो चुकी है और अब यह भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 के बाद जिस तरह से पिछले साल इस बीमारी ने क्रिकेट को दीगर शोबों की तरह हिट किया था, इस साल स्टेडियम्स के अंदर 20% तमाशाइयों को मैच देखने की इजाजत दी जाएगी। सवाल यह पैदा होता है कि अगर वो गहमा गहमी नहीं होगी तो क्या इन्वेस्टर्स की रकम पूरी हो पाएगी? क्या पाकिस्तान सुपर लीग से जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ऑर्गेनाइजर्स को, इन्वेस्टर्स को जो फाइनेंशियल तवक्कुआत है क्या वो पूरी हो पाएंगी? इसी सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम आतिफ राना साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लाहौर कलंदर्स के। आतिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। काशिफ महमूद भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक क्रिकेटर हैं। काशिफ, हमेशा की तरह वेलकम टू द शो। मैं आतिफ साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। पिछले एक साल के दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान सुपर लीग को खास तौर पर कोविड-19 की वजह से किन चैलेंजेस का सामना रहा और आने वाली लीग को आप कैसा देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस लीग के 4 कंपोनेंट हैं। नंबर 1 इज़ फ्रेंचाइज, नंबर 2 इज़ पीसीबी, नंबर 3 इज़ आपके जो एडवर्टाइज़र हैं, और नंबर 4 इज़ फैन। सो इतना ज़बरदस्त हमारी उठान थी और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का विजन था और पूरी लीग उन्होंने पाकिस्तान में करवाई, उससे पहले तो हम दुबई में खेलते थे। सो उसकी वजह से क्राउड की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, बट अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक आ गया और फिर हमें लीग पोस्टपोन करनी पड़ी, और उसके बाद जो लास्ट मैचेस थे, जो प्ले ऑफ थे, वो कराची में बगैर क्राउड के खेलने पड़े। सो लीग तो होगी, स्क्रीन पे भी आ गई, पूरे पाकिस्तान ने एंजॉय कर लिया, लेकिन वो जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है ग्राउंड में, जो अपने हर खिलाड़ी को दाद देते हैं या वो जब अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो होटिंग करते हैं, वो चीज मिसिंग है। सो इंशाल्लाह अभी 20% का अनाउंस रहा, पाकिस्तान में उस तरह ना फैला तो शायद इसको बढ़ा भी दिया जाए। इन बेस्ट केस सिनेरियो अगर 20% तमाशाई भी स्टेडियम्स का रुख करते हैं तो आपने जिस तरह से कहा कि पीएसएल के 4 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट जो है वो इन्वेस्टर्स का भी होता है, क्या उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो पाएगी? क्या उन्हें प्रॉफिट होगा? देखिए, बात ये है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना पाकिस्तान में, फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट, ये बड़ा न्यू है। अभी आपने देखा कोई और स्पोर्ट्स में तो इस तरह का हमने कभी किया नहीं, और क्रिकेट से हमने शुरू किया। और ऑब्वियसली जब आप एक ब्रांड बनाने जाते हैं तो उस ब्रांड बनाने में टाइम लगता है। ठीक, उस टाइम के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर आपको रिटर्न होती है। तो डेफिनेटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट है आफ्टर ब्रॉडकास्ट जो टिकट सेल्स हैं, उसके अंदर नहीं जब होंगी तो रेवेन्यू का लॉस तो होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म सेटबैक तो होगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ब्रांड की एस्टैब्लिशमेंट है उसकी वजह से आप इस नुकसान को ओवरलुक करने को तैयार हैं? ऐसे ही है। ठीक है, मैं काशिफ साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग के बेपनाह फवायद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के नए ब्लड को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग हो गई, इंडियन प्रीमियर लीग हो गई, बांग्लादेश की लीग हो गई, इसने एक इल्जाम आयद ये किया है कि ये बहुत सारे यंगस्टर्स को रातों रात अमीर बना देती है, जिसके बाद उनकी जो एक पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है अब वो नहीं हो पाती है, उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती है, और सुपर लीग के अंदर 2 छक्के लगाने या 3 सेंचुरियां बनाने के बाद हर खिलाड़ी ये समझने लगता है कि वो अपनी नेशनल टीम में आने का हकदार बन गया है। काशिफ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के आने से इसको पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की सुनी गई है। पहले पता ही नहीं होता था कि 4 डे 1 डे T20 हो रहे हैं, सिर्फ T20 लाइव आ गए, बस दैट्स इट, हमारा डोमेस्टिक सीजन ये होता था। पाकिस्तान सुपर लीग जब का डोमेस्टिक का हिस्सा बना है ना, इससे एक इंटरनेशनल मैसेज गया कि पाकिस्तान के पास बेपनाह टैलेंट है। सिर्फ वो टैलेंट नहीं है जो सब पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेस्टिक में बेपनाह टैलेंट है। जो आपने बात की है कि जी के स्ट्रेट वे खिला देते हैं, तो जहाँ पे एक मैं कहता चलूँगा कि जो सामने परफॉर्म करता है वो नजर आ जाता है, वो छुपता नहीं है। इस पीएसएल का ये फायदा हुआ, इस पीएसएल की वजह से हमें फखर जमान, हसन अली, शादाब खान जैसे प्लेयर मिले और चैंपियंस ट्रॉफी को घर ले
रहे हैं और उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा कि डोमेस्टिक के बाद पिक होएगी पीएसएल के लिए, फिर पीएसएल से पिकिंग होकर पाकिस्तान टीम के लिए प्लेयर निकलना शुरू हो जाएंगे। आप समझते हैं काशिफ के जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग पिछले साल बड़े मुश्किल हालात में मुनक्किद हुई थी, इस साल मामला थोड़े बेहतर होंगे? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर इंतजामात को सिक्योर कर पाएगा? क्योंकि हम खिलाड़ियों को तो बायोसिक्योर बबल में रख लेते हैं, लेकिन इतने ज्यादा तमाशाइयों को तो, जैसा कि बात की आतिफ साहब ने भी, कि वो जो एक क्रिकेट का माहौल होता है, वो जो सेंसेशन होती है, वो कहीं भी मिसिंग हो जाती है। देखिए जी, माई सेल्फ क्रिकेटर, मैं ये कहूंगा कि जब तक आप इंतजार करते हैं क्लैब का, जब प्लेयर को क्लैब मिलता है ना, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, चाहे वो आउट पे होए, चौके छक्के पे होए, किसी भी चीज पे, तो आप इन्वॉल्वमेंट डबल हो जाती है और आप इंतजार करते हैं कि यार मैंने क्राउड को अपने साथ लेके चलना है। वाकई ये पैंडेमिक की वजह से ये चीज मिसिंग थी और अभी अच्छा इनिशिएटिव आया, मुझे अच्छा लगा कि 20% कम से कम कुछ शुरुआत तो हुई ना, कि इस तरह के क्राउड आएगा, लाइव मैच देखेगा। और हम लोग तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि मेहमान नवाज है, और पूरी दूसरे जो हमारे ओवरसीज प्लेयर रहेंगे उनको लाइव देखेंगे, उनको लाइव जाके बैकअप करेंगे और इंटरनेशनल मैसेज पाकिस्तान का जाएगा कि हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट मजीद कराने के लिए आतिफ साहब, आज एक बहुत रेयर अलाइनमेंट है कि बोलता लाहौर के प्लेटफॉर्म पर लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। लाहौर कलंदर्स के साथ पाकिस्तान के हर क्रिकेट लवर की एक खुसूसी एफिलिएशन है। हमने देखा कि पिछले कई सालों में लाहौर कलंदर्स जो है उसकी परफॉर्मेंस पर काफी अप्स एंड डाउन्स आए, उसके ऊपर मीम्स भी बनाई गई। आप एंजॉय करते हैं उस सिचुएशन को, या जैसा कि दिखाया जाता है कि उसको दिल पर ले जाते हैं? कैसा आपका ड्रेसिंग माहौल में एनवायरनमेंट होता है? आज थोड़े से जरा इंटीमेट मोमेंट्स तो शेयर करें सर। नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपने एक बैंड बनाते हैं, लाहौर कलंदर के ऊपर अब मीम्स क्यों बनती हैं? बाकी चीज़ों पर, बाकी टीमों पे उस तरह नहीं बनती। आप देखें मीम्स बनती हैं, प्राइम मिनिस्टर पे बनेगी, अपोजिशन लीडर पे बनेगी, पॉलिटिकल पार्टीज पे बनेगी। सो लाहौर कलंदर एक ऐसा पॉपुलर ब्रांड है जिसको लोग जो है ना वो दिल की गहराइयों से ऑन करते हैं। हमने 4 साल टूर्नामेंट नहीं जीता, हमने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, बट हमने लोगों के दिल जीते। और दिल बल्ले से या बैट से, गेंद से नहीं जीते, दिल अपनी काविशों से जीते हैं। गिलगित के पहाड़ हो या कश्मीर की वादियां हो या फाटा के मैदान हो या साउथ पंजाब के रेगिस्तान हो, 5 लाख बच्चों को हमने ट्रायल किया फिजिकली और ऑनेस्टी के ऊपर बिलीव किया। उसके बाद फिर हमारी टीम ने आपको शाहीन शाह अफरीदी भी दिया, फखर जमान दिया, हारिस रऊफ दिए, फिर अभी सोहेल अख्तर हमारे कप्तान है, वो भी हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का हिस्सा है। और इस तरह के बहुत से प्लेयर पाइपलाइन में। और फिर उसके साथ हमने जो अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जो कि मेरा स्टेट ऑफ द आर्ट है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। सो ये वो एक्टिविटीज है जो कि हमने ग्रास रूट लेवल पे जाके क्रिकेटर्स के लिए काम किया। आतिफ साहब, बहुत सारे जो क्रिकेट लवर्स हैं वो ये भी जानना चाहते हैं, खा वो लाहौर कलंदर्स हो, आप तो जाहिर है लाहौर कलंदर्स के हवाले से बात करेंगे कि बड़े नाम तो चले खरीद लिए जाते हैं, उनके लिए बोली भी लग जाती है। जो यंग टैलेंट जिसको आप हंट करने की बात कर रहे हैं, उसका स्क्रीनिंग प्रोसेस कैसे होता है? उसमें आप क्लैरिटी को किस तरह से, शफाफियत को किस तरह से यकीनी बनाते हैं? क्या एक टैलेंटेड खिलाड़ी जो कि कहीं गरीब किसी ग्राउंड में खेल रहा है, क्या वो उम्मीद रख सकता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस में एक दिन लाहौर कलंदर्स का या किसी और फ्रेंचाइज टीम का हिस्सा बन पाएगा? देखिए, हमने तो एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई पीसीबी के साथ मिलके पीएसएल में, जिसका नाम है टैलेंट हंट डिस्कवरी। उसके अंदर आपको किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो कोई भी टीम अपना प्रोसेस पूरा करके आपको पीएसएल में ला सकती है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये काम सिर्फ कलंदर्स ने किया और उसके अंदर आपने देखा कि सोहेल अख्तर भी आए, उसके अंदर हारिस रऊफ जैसा टैलेंट पूरे पाकिस्तान को मिला जो कि पूरी दुनिया में। थोड़ा बताएंगे करते कैसे हैं? इतने ज्यादा लोगों को, लड़कों को स्क्रीन करना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा मैन पावर, बहुत ज्यादा घंटे चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम पहले 3-4 साल ये करते थे कि हर शहर में जाते थे। उससे पहले हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स होते थे जो लोगों के पास जाते थे, उन्हें कहते थे कि आप रजिस्टर हो और ट्रायल दें। सो जो टैलेंट होता है ना वो 2 सेकंड में पता लग जाता है। अगर मैं अभी गाना शुरू करूं तो आपको इमीडिएटली अंदाजा हो जाएगा कि मेरे अंदर गाने का टैलेंट है कि नहीं है। इसी तरह जब प्लेयर आते हैं और हमारे जो कोचेज होते हैं उनको अंदाजा हो जाता है कि इनमें टैलेंट, बेसिक टैलेंट है कि नहीं। तो बेसिक टैलेंट पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसके डिफरेंट प्रोसेस से। अच्छा, उसके बाद हमने ये किया कि हमने कहा यार हम 2 दिन के लिए जाते हैं किसी भी जगह ट्रायल लेने, चाहे डीजी खान हो, लिया हो या फाटा हो या गिलगित हो या कश्मीर हो। सो हमने कहा हम अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाते हैं। उसके अंदर अब मजे की बात यह है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या आपका बच्चा क्रिकेट खेलता है, आप 90 सेकंड की वीडियो बना के हमें भेजें, आप दुनिया में कहीं भी हो, ठीक है। अगर हमारे कोचेज उसको अप्रूव करेंगे, हम आपको बुला लेंगे अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में और आपको ट्रेन करना शुरू कर देंगे। ये हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन, सोहेल अख्तर, ये सारे 2-2 साल हमारे साथ रहे। हम ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया इनको हमने 2 साल भेजा, उधर उनको ट्रेन करवाया, उसके बाद फिर जो है ये टीम में आए। अच्छा, आप क्या समझते हैं आतिफ साहब के जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसका मुकाबला अगर इंडियन प्रीमियर लीग से या बांग्लादेश की लीग से या श्रीलंका की लीग से किया जाए तो प्रोफेशनली दीगर सारे लवाजमात के साथ आप इसको कहां पर रेट करते हैं, रैंक करते हैं आतिफ साहब? देखिए, जब आईपीएल शुरू हुई थी तो आईपीएल का मॉडल था क्रिकेटेनमेंट। क्रिकेट के साथ उन्होंने अपना जो बॉलीवुड था उसको अटैच किया और एक एंटरटेनमेंट और क्रिकेट को मिक्स कर दिया, शाहरुख खान हो या प्रीति जिंटा हो। सो वो उनका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गया, जिसको यूएसपी कहते हैं। बाद में और मुल्कों ने उसको फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। पीएसएल का जो यूएसपी है, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो एंटरटेनमेंट उस आईपीएल वाली नहीं है, वो है यंग टैलेंट। चाहे वो शादाब हो, हसन अली हो, शाहीन अख्तर हो, हारिस रऊफ हो, मतलब आप लंबी लिस्ट है। सो हमारी ये जो लीग है ये इटसेल्फ दुनिया में इस लिहाज से नंबर 1 है कि इसने दुनिया क्रिकेट को बड़ा ही खूबसूरत टैलेंट दिया बड़े शॉर्ट अरसे में। लेकिन उसके बावजूद हम क्या वजह देखते हैं, बल्कि आप क्या वजह समझते हैं कि जब यही खिलाड़ी पाकिस्तान की नेशनल टीम में, खा वो टेस्ट की टीम हो या वनडे की हो या खासतौर पर T20 की हो, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हैप हैजर्ड होती है। चल गए तो चल गए, ढेर हो गए तो ढेर हो गए, या 100 पे जाते हैं या 0 पे आते हैं, रस्ते में कोई मकाम उन्हें जचता नहीं है। आतिफ साहब, लेकिन उसके लिए आपको अपना सिस्टम देखना पड़ेगा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पीएसएल से निकला तो वो अच्छा होगा, जो डोमेस्टिक से निकला वो नहीं अच्छा होगा। आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम किधर है, और प्रॉब्लम जो है वो आपके सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन में है। लेकिन अभी नई मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बेहतर हो जाएगा। इस साल जो पाकिस्तान सुपर लीग 6 होने जा रही है, उसमें लाहौर कलंदर्स के लिए कौन कौन से बड़े नाम शायकीन को देखने के लिए मिलेंगे, और आप लोग कोई नया चेहरा इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं? जी, 2 हमारे ऐसे प्लेयर हैं। एक तो मेरा ख्याल अभी T10 में भी खेल रहे हैं, और एक और है जो पाइपलाइन में। ये 2 हमारे नए प्लेयर इस साल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फास्ट बॉलर हैं। और बाकी जो हमारे बड़े नामों में से फ़खर जमान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हाफिज़ भाई हैं, बेन डंग जो पिछले साल बड़े उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी लाहौर के लिए, और सबसे बड़ा नाम राशिद खान है जो दुनिया क्रिकेट के इस वक्त नंबर 1 बॉलर है। आपको बताऊँ मज़े की बात कि हमारे पास कलंदर्स के पास इस वक्त जो बॉलिंग अटैक है वो दुनिया में मोस्ट पावरफुल बॉलिंग अटैक है। लास्ट ईयर जो है उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट ली, जिसमें सबसे नंबर 1 पे हारिस रऊफ, नंबर 2 पे राशिद खान और नंबर 3 पे शाहीन शाह अफरीदी। सो ये तीनों बॉलर्स हमारे पास है, और स्पेशली हमारे यंग गन के साथ मिलके अच्छा लोगों को एंटरटेन करेंगे। अच्छा आतिफ साहब, एक बात बताइएगा कि जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और खास तौर पर जब बहुत ज्यादा स्टेक्स के अंदर पैसा लगा होता है लोगों का, और आपकी जो टीम है यके बाद दीगरे 1 या 2 या 3 मैचेस हार जाती है, तो अपने खिलाड़ियों को साइकोलॉजिकली रिहैब करने के लिए, उन्हें बकअप करने के लिए आप लोग किसी साइकोलॉजिस्ट की या किसी प्रोफेशनल की खिदमात भी हायर करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं अभी तक किया। मैं आपको बताऊं कि देखिए, बात यह कि जो भी हमारे पास क्रिकेटर आते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं। वो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो ये आप इसको इस डिफरेंस को इस तरह समझ लें कि जब आप मुल्क के लिए खेलते हैं तो आप प्राइड के लिए खेल रहे होते हैं, और जब आप किसी फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं तो उसमें प्राइड उस तरह इन्वॉल्व नहीं होता, बट उसके अंदर आपका प्रोफेशनलिज्म इन्वॉल्व होता है। तो हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है। हमें जीतने में भी उनसे प्यार है और हारने पे भी हम उनसे उतना ही प्यार करते हैं। मैं अब थोड़ी सी गुफ्तगू का रुख काशिफ महमूद भट्ट की जानिब मोड़ना चाहूंगा, क्योंकि काशिफ का एक बहुत वसी तजुर्बा है पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। काशिफ, ये बताइएगा कि एक जानिब तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को बूस्ट मिला, बूम मिला जब से पाकिस्तान सुपर लीग इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन हमने देखा है कि जब से डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई है, बहुत सारे लोग जो कि बरसरे रोजगार थे वो जो है इस वक्त बहुत कसम पुरसी के हालात का शिकार हैं। अब जाहिर है पाकिस्तान सुपर लीग हर एक को तो अकोमोडेट नहीं कर सकती। वो जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई थी, वो जो ऑस्ट्रेलियन मॉडल नाफिज करने की बातें की जा रही थी इमरान खान वजीर आजम की जानिब से, क्या वो पॉसिबल हुआ काशिफ? नहीं जी, अभी तक तो कुछ ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस सिस्टम को ही, इस फॉर्मेट को पास करवाने के लिए ही उन्होंने ना पिछले साल और इस साल भी पूरे का पूरा डोमेस्टिक कराची में करवा दिया, एक ही शहर में करवा दिया, ताकि पता लगे कि सक्सेसफुल इवेंट हो गया, सक्सेसफुल डोमेस्टिक क्रिकेट हो गया। लेकिन उसके जो बिहाइंड द सीन है कि 1900 यानी कि इतने क्रिकेटर बेरोजगार हो गए हैं, और पिछले 1.5 साल से क्लब क्रिकेट बंद है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बंद है, रीजन क्रिकेट बंद है, डिपार्टमेंट क्रिकेट तो बिल्कुल ही डेड हो गई है ना। 24 फर्स्ट क्लास टीम से 6 फर्स्ट क्लास टीम्स हो गई हैं, तो उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना बड़ा गैप आ गया है, और जिसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि नेक्स्ट एक
खेप जो है वो सिर्फ फ्रेंचाइजी ही प्रोवाइड कर सकती हैं, डोमेस्टिक से मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्लेयर मिलेगा। तो आप समझते हैं कि जो फ्रेंचाइजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को फ्रेश और यंग ब्लड देने के लिए आखिरी उम्मीद का जरिया है? अभी तक तो क्योंकि जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि फ्रेंचाइज की इन्वॉल्वमेंट तो है, जो पाकिस्तान टीम में इस वक्त करंट सिलेक्शन हो रही है पिछले 6 माह से, उसमें जो मेरे, क्योंकि मैं तो अपने को स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट कहता हूँ, उसमें मुझे अंदाजा मैं लगा सकता हूँ कि काफ़ी इन्वॉल्वमेंट फ्रेंचाइज की कोचेस के थ्रू और सीनियर प्लेयर्स के थ्रू काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है दोबारा कि काफ़ी कुछ PSL में जो है ना वो पाकिस्तान टीम को उधर से ही आ रहा है। और बस एक चीज़ की जो मुझे कमी महसूस हो रही है फ्रेंचाइज की जानिब से कि प्रोफेशनल प्लेयर्स तो हैं, सब कुछ है, पैट्रियटिज्म भी है, लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग तब होंगे जब एकदम, जैसे आपने पहले सवाल किया था कि यहाँ पे परफॉर्म करते फिर वापस आके वो एकदम गायब हो जाते हैं, उसका जी वो इसलिए नहीं है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, टैलेंट इज देयर, बट मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। दे डोंट नो हाउ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो आपने सबसे पहला सवाल किया था कि हमें उन लोगों की खिदमात लेनी पड़ेंगी जो इनको बैठ के इनकी काउंसलिंग कर सकें कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा काशिफ, आतिफ साहब ने अपनी गुफ्तगू में यूनिक सेलिंग पॉइंट्स का जिक्र किया और उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग का हवाला दिया कि वहां पर जो क्रिकेटेनमेंट थी वो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट था और पाकिस्तान सुपर लीग का जो USP है वो यंग टैलेंट की तलाश है। लेकिन ये तो हम देखते हैं ना कि थ्योरेटिकल यूनिक सेलिंग पॉइंट है, अमली तौर पर जब भी पाकिस्तान में कोई क्रिकेटिंग इवेंट होता है या पाकिस्तान सुपर लीग होती है तो उसका लोगों को जो यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है कि सड़कें बंद हो जाती हैं, कारोबार बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, शहर में कर्फ्यू लग जाता है, लगता है कि लाहौर या कराची जो है श्रीनगर में तब्दील हो गया है। क्या ये जो स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट है इसको ये एनवायरनमेंट सूट करता है? आपने तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखी है काशिफ जी, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों में कमी आ रही है। पहले जितनी ज़्यादा ब्लॉक के रोड ब्लॉक होते थे अब उसमें थोड़े से हाफ हो गए हैं, लेकिन ये ज़रूरी भी है कि हमें एक इंटरनेशनल मैसेज भी देना है और दूसरी तरफ एक अच्छी क्रिकेट भी देखने को तभी मिलेगी जब जो हमारे ओवरसीज प्लेयर वो कंफर्टेबल फील करेंगे। और PSL लीग वाहिद लीग है कि जितने भी ओवरसीज आते हैं उन सब ने एक मैसेज दिया है कि दे एंजॉयड अ लॉट, और सब ने, मेरा ख्याल है 90% आना सबसे एग्री करेंगे कि 90% सब ने ट्वीट किया सोशल मीडिया पे कि उनको पाकिस्तान से जो मेहमान नवाजी मिली है उनको किसी दूसरी लीग में नहीं मिली। अच्छा ये बताइएगा आतिफ साहब कि क्रिकेट से हटकर जब आप अपनी टीम के प्लेयर्स को सीजन के दौरान इंगेज कर रहे होते हैं तो उनके लिए आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज का इनेकाद करते हैं, उन्हें बच्चों से उनकी मुलाकात करवाई जाती है या किसी किस्म की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इवेंट्स होते हैं। किस तरह आप अपने खिलाड़ियों को किसी स्केड्यूल के तहत बिजी रखते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब ऑब्वियसली बीच पे जो ऑफ डेज होते हैं उसके अंदर खिलाड़ियों की अपनी मर्जी भी होती है, प्रैक्टिस सेशन में जाना चाहें वो जा सकते हैं, वो अगर गोल्फ खेलने जाना चाहें वो गोल्फ खेलने जा सकते हैं, और इसी तरह डिनर्स हैं या कुछ तरह की कोई म्यूजिकल नाइट है सो वो हम लोग अरेंज करते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान का कल्चर उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है, उनकी नज़रों से पाकिस्तान को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो पूरी दुनिया को दिखा सकें कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है और यहाँ के लोग कितने ज़्यादा प्यार करते हैं बाहर के आने वाले मेहमानों से। सो ये सारी एक्टिविटी चलती। अच्छा ये बताइएगा आतिफ साहब कि इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से, बॉलीवुड सिनेमा के हवाले से बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं लोगों के जहनों में कि बहुत ज़्यादा जो अंडरवर्ल्ड के डॉन होते हैं वो इस तरह की टीम्स को खरीद पाते हैं, सपोर्ट कर पाते हैं। क्या इस तरह का तासुर क्या पाकिस्तान में भी है? नहीं ऐसा नहीं यार, किस नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट का काफ़ी ज़्यादा भुगतान है। हमारे यहाँ म्यूज़िक इंडस्ट्री उस तरह नहीं ग्रो की, फिल्म इंडस्ट्री नहीं की, बाकी चीज़ें नहीं है। सो लोगों के पास सिर्फ दो तीन एंटरटेनमेंट है, एक एंटरटेनमेंट है खाना और दूसरी एंटरटेनमेंट आपकी क्रिकेट। तो अब आपने इस फुकदान के अंदर जब आप PSL करवाते हैं सो उसके अंदर वही लोग अंदर आते हैं जो कि जेन्युइनली इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। जिस तरह पहले 5 जो फ्रेंचाइज आए जब नजम सेठी साहब ने ये लीग इनिशिएट की, सो आप सोचे कि 5 टीमें थी और 5 ही बिडर थे या 6 बिडर थे। सो इससे आप अंदाजा लगा लें कि उस तरह का एलिमेंट हरगिज नहीं था क्योंकि 50 बिडर बैठे हो, बिकॉज यहाँ की इकोनॉमी का साइज बहुत कम था और जो प्राइसिंग थी वो काफी हाई थी। अच्छा मुझे आतिफ साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और तकरीबन 1200 किलोमीटर के रेडियस में कम ही मुल्क ऐसे होंगे जहां पर 22 करोड़ की पॉपुलेशन रहती हो। उसमें क्या क्रिकेट की कॉस्ट पर, मैं जनरली आपसे पूछ रहा हूं, आपका तासुर जानने की कोशिश कर रहा हूं, बकिया खेलों को इग्नोर करना जिसमें बैडमिंटन है, हॉकी है, एथलेटिक्स है, हम देखते हैं कि हर जानब या तो क्रिकेट है या कोई गेम नहीं है, ये रवैया ठीक है?
नहीं, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये हर किसी इस वजह से नहीं है जो एनालिसिस आपने किया। नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ आई बैक टू डिफर ऑन दैट। देखिए वजह ये है कि आपके जो टैलेंट है या जो स्पोर्ट्स की जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, जब आपका टैलेंट आता है। टैलेंट कैसे आता है? जब उसकी इन्वायरमेंट होती है। जब अगर आप इन्वायरमेंट खत्म कर देंगे तो आप सारी बात है, टैलेंट भी खत्म हो जाएगा और स्पोर्ट्स भी खत्म हो जाएगी। जब आप देखें, जब हमारे ग्रेड्स आए थे, इमरान खान साहब आए थे, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, आकिब जावेद, एजाज अहमद, ये जो आपके मोहम्मद यूसुफ, सो ये सईद अनवर, ये उस वक्त स्कूल जो होते थे वो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 एकड़ में होते थे, जहाँ ग्राउंड्स भी होती थी और शहरों में आबादी कम थी, अर्बनाइजेशन कम थी और ग्राउंड ज्यादा थी। अब पॉपुलेशन की ग्रोथ से और अर्बनाइजेशन की वजह से ये हुआ कि स्कूल हम 10 मरले में ले आए और जो हमारी ग्राउंड्स थी वहां पे हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। सो आपने इन्वायरमेंट खत्म कर दिया तो आपका टैलेंट खत्म हो गया। वो तो PSL ना आती तो आपका जो क्रिकेट है वो भी, उसका भी शायद हाल हॉकी वाला होता या स्क्वॉश वाला होता। काशिफ साहब, आप एग्री करते हैं? सॉरी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि IPL में अगर आप पीछे जाएं तो सबसे पहले क्रिकेट उन्होंने शुरू की। आज उनकी कबड्डी देख लें, उनकी हॉकी देख लें, उनकी फुटबॉल, क्योंकि जब उन्होंने एक ब्रांड सीमेंट कर दिया तो बाकी स्पोर्ट्स फिर उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। आप समझते हैं काशिफ के इस तरह से पाकिस्तान के अंदर खेलों को रिवाइव किया जा सकता है? देखिए जी, मैं टोटली एग्री करूंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग अगर ना होती तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीछे जा चुका होता और वाकई PSL का जितना भी शेयर है सारा नजम सेठी साहब को जाता है। अगर वो ना होते तो शायद PSL होती भी ना। जितने भी साहब चेयरमैन आए हैं सब इसमें नहीं कामयाब रहे। और वाकई जब आप एक स्पोर्ट्स जो है ना वो दूसरी स्पोर्ट्स को लेके एक दूसरे को लेके ही चलती है मेरे ख्याल से। जिस तरह राणा साहब ने कहा, मैं भी इसी को हमेशा कहता हूँ, खाली क्रिकेट ही क्यों, हम डिफरेंट जितनी जो गेम्स, अभी हमारा कबड्डी वर्ल्ड कप जहाँ पे हुआ और पूरी दुनिया में ऐसा था कि यहाँ पे धूमधाम से सारा वर्ल्ड कप हुआ, खूबसूरत तरीके से हुआ और आगे सुनने में आ रहा है कि जैसे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने हॉकी लीग कराने का सोचा है, इसी तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, वो लीग का कह रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि हॉकी लीग भी PSL की तरह हॉकी लीग भी पाकिस्तान एक यहाँ पे करवाने में कामयाब हो। अच्छा आतिफ साहब, ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान सुपर लीग दुबई में हुआ करती थी तो आप भी वहां पर मौजूद होते होंगे। वहां पर इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी क्राउड भी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस देखने में आता था। क्या एनवायरनमेंट होता था? देखिए इतना ज्यादा क्राउड तो नहीं होता था, फाइनल पे जाके या ओपनिंग सेरेमनी में थोड़ा क्राउड होता था, बट बाकी मैचेस में उस तरह का क्राउड नहीं होता था। बट जो इन्वायरमेंट लास्ट ईयर यहाँ पे लाहौर या कराची के मैचेस में जो समा बांधा वो तो अनबिलीवेबल था और वही समा जो है वो इस लीग को एक अगले स्टेप पे लेके चला गया। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, उसकी वजह से वो पोस्टपोन होना पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह जैसी ये चीजें ठीक होंगी तो आप देखिएगा कि अपने मैदानों में जब अपने फैंस के सामने जब उनकी अपनी टीमें खेलेंगी तो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो आतिफ साहब, आपकी जो फ्रेंचाइज की एक टीम होती है उसकी कोचिंग के लिए आप लोग प्रेफर करते हैं कि किसको हायर किया जाए? लेकिन फ्रेंचाइज की कोचिंग हो नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि आपने फर्ज करें 20th से हमारा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और मेरा ख्याल है 10th या 12th को सारे प्लेयर कराची में इकट्ठे होंगे, 3 दिन का कोविड गुजारेंगे, तो 15-16 से कैंप लगेगा। अब आप मुझे बता दें, काशिफ भाई बैठे इनसे पूछ लें कि 4 दिन में आप किसी को कोच कर सकते हैं? यहाँ पे मैं बताता चलूंगा कि यहाँ पे जितने जब हाई प्रोफेशनल पीपल जो होते हैं ना उनको कोचिंग नहीं की जाती, उनको प्लान बना के दे दिया जाता है मेरे ख्याल से कि हमारा ये प्लान है, स्केड्यूल होता है ट्रेनिंग का, प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। लेकिन इस लेवल पे आके ना कोचिंग नहीं की जा सकती, फिर आके प्लान दे दिए जाते हैं कि ये प्लान्स हैं। और सारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान टीम में भी है कि कोचेज को खुद कोचिंग की जरूरत है, तो जिस वजह से फिर प्लान पे ही काम करता है। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए उसका अल्टरनेट जो है वो कलंदर्स ने प्लेयर डेवलपमेंट की सूरत में बनाया और हम 365 डेज काम करते हैं अदर देन PSL। तो उसके अंदर हम प्लेयर्स की ग्रूमिंग पे ही काम करते हैं। जिस तरह आपने देखा कि हमारे कप्तान है सोहेल अख्तर है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ है, फखर जमान है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। यहाँ तो मैं कहूंगा जी कि आप ही को देख के तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉलो करके हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, इनिशिएटिव कलंदर्स ने लिया। और ये जो ग्रूमिंग की आप बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किसी जमाने में क्रिकेट को, बल्कि अब भी जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन वो जो जेंटलमैन की पर्सनालिटी का एक ओवरऑल ऑरा होता था वो कहीं ना कहीं मिसिंग होना शुरू हो गया है। उस ग्रूमिंग के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस चीज पर फोकस करते हैं आपकी मैनेजमेंट? देखिए बात ये है कि आपको अपना सिस्टम देखना पड़ेगा। अब होता क्या है कि आपने अंडर 19 से प्लेयर आते हैं ना आपके, सो आपने मिडिल ऑफ द ईयर जुलाई अगस्त सितंबर में आप अनाउंस कर देते हैं 2.5 महीने का कैंप बच्चों के लिए।
अब जो बच्चा स्कूल जाता है वो नहीं आ सकता, जो बच्चा घर के लिए कोई काम करता है वर्कशॉप में या किसी और जगह वो नहीं आ सकता, सो वो आता है जो लेफ्ट ओवर होता है, वो फिर उसको आप सिलेक्ट करके उसको आप फिर बनाते हैं। सो पर्सनैलिटी ग्रूम होती है आपकी अर्ली स्टेज पे। हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अंडर 13 है, अंडर 16 है, अंडर 19 है और अडल्ट है। उसके अंदर हम ना सिर्फ उनको क्रिकेट की प्रैक्टिस कराते हैं बल्कि आपको पता है फ्राइडे को लेक्चर डे होता है जिसमें हम उनको हाउ टू इंटरैक्ट विद मीडिया, ठीक है, इस तरह की चीजें, और फिर ये बड़ा जरूरी है, बिल्कुल उनकी सही बात है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो है वो साथ साथ करते हैं। तो अभी हमने शुरू किया है इसको, इंशाल्लाह आने वाले 1-2 सालों में हमें आप देखेंगे मुस्तकबिल में मजीद रमीज राजा मिलेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर अमेरिका इसे बेहतर ढूंढ लूंगा। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन। बहुत ही मजे की और इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है आतिफ राना और काशिफ महमूद से। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट और खासतौर पर PSL 6 के हवाले से मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग 6 के हवाले से। काशिफ, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 को अब लोगों को ना इस फॉर्मेट की 5 या 6 टीम्स की बहुत ज्यादा आदत हो गई है, तो लोगों को कुछ नया देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान सुपर लीग को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर? हाँ जी, सबसे ये कहूँगा जी कि अब इसको इससे मजीद इसको फैलाएं और दूसरे सेंटर्स में भी लेके जाएं, पेशावर लेके जाएं। अभी जो दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम गवादर जो आजकल हर एक जिसका चर्चा हो रहा है, वहाँ पे जिस तरह मुल्तान में क्राउड जितना अंदर था उतना बाहर था, वहाँ पर लॉजिस्टिक्स के मसाइल मेरा ख्याल है ज्यादा होंगे। जी, वो आपके लिए बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के मजीद सेंटर्स में भी मैच होने चाहिए। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जब वो ड्राफ्टिंग सिस्टम करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा डोमेस्टिक के वो प्लेयर जो नज़रअंदाज हुए ना उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन वो थोड़ी सी मिसिंग है यहाँ पे। अगर जो ड्राफ्टिंग में जो पिकिंग होती है ना, वहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो PSL में नज़र आई कि जो हर्षल गिब्स हैं वो कराची किंग्स का हिस्सा बने हैं, बड़ा अच्छा लगा है। और क्रिस गेल का वापस आना, क्रिस लेन का टीम चेंज करना, कलंदर्स ने उनको छोड़ दिया है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मुझे लगी जो लाहौर कलंदर की, इन्होंने जिशान अशरफ को जो पिक किया मुझे वो बड़ा अच्छा लगा है। डंक को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, वो दोनों कीपिंग शेयर कर सकेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि जो मैंने देखा था कि डंक कीपिंग के बाद थोड़ा सा ना एनर्जी लेवल उनका गिरा हुआ नजर आता था। जिशान अशरफ के आने से ना अगर वो दोनों शेयर करेंगे ना तो बहुत अच्छा, क्योंकि उनका नंबर 1 बॉलिंग अटैक है। मैं इसे टोटली एग्री करूंगा कि कराची का बैटिंग ऑर्डर और लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग अटैक ये बेहतरीन है। कम्बिनेशन इस्लामाबाद यूनाइटेड का हमेशा बेहतरीन रहा था, क्योंकि मुंड्रू नहीं आ रहा। उन्होंने मुंड्रू ने कहा जी कि ही इज नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ पैंडेमिक महल है, वो नहीं आ रहे। न्यूजीलैंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्वारंटाइन की, और वो कहते जी कि उन्होंने PSL से माजरत कर ली है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा खूबसूरत और अच्छा PSL दोबारा देखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे आतिफ साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर मजीद शहरों से मजीद फ्रेंचाइजेस आने का कब तक कोई इम्कान देखने, और जैसे कि बात कर रहे हैं काशिफ भी कि क्या मजीद ग्राउंड्स के ऊपर PSL नहीं हो सकती? देखिए, अभी तो आप ये देखें जो करंट हमारा सेटअप है, प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है वो 6 टीमों का है। सो हमने अपने रीजन्स 18-16 से कम करके 6 कर दिए। सो PSL में तो ऑलरेडी 6 है। सो इसको ये बड़ी गहरी बात कर दी आप छेड़ रहे हैं। अच्छा, नहीं तो ऑब्वियसली उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इमीडिएटली कोई टीम जो है उस तरह इंडक्ट हो सकती है। रही बात आपकी बाकी स्टेडियम की, देखें इस लीग का हुस्न उस वक्त दोबाला होगा कि दुनिया की उस वक्त नंबर 1 लीग बनेगी जब होम एंड अवे मैचेस होंगे। जब कराची कोयटा जाके खेलेगा और कोयटा कराची सारे सेंटर बिजी हो जाएंगे। एग्जैक्टली, जब लाहौर कोयटा में जाके कोयटा से खेलेगा और कोयटा लाहौर में आके खेलेगा और मुल्तान, और इसी तरह वाइस वर्सा, ये सारा कुछ होगा। तो उस वक्त जाके हम समझेंगे कि इस लीग का ट्रू पोटेंशियल जो है वो सामने इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या हुकाम बाला से आपकी बात हुई है? इस इन लाइंस के ऊपर काम हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, सीजन 1 से हो रहा है और पूरी कोशिश है। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे मुल्क में 2009 के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद लीग जो है वो जो है क्रिकेट जो है उस तरह बहाल नहीं हुई थी, और क्रेडिट जाता है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, हमारे PCB को और गवर्नमेंट को कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके वो बहाली शुरू कर दी है। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत जरूरी है। अच्छा आतिफ साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में एक जगह पर कहा कि बहुत सारे खिलाड़ी, जब हम ग्रूमिंग की बात कर रहे थे कि सीधा अंडर 19 से आते हैं, तो ये खिलाड़ी जब फॉरेन प्लेयर्स के साथ मिलकर खेलते हैं तो जाहिर है इनकी लैंग्वेज स्किल्स वैसी नहीं होती होंगी, तो इन्हें आपस में कोई कम्युनिकेशन बैरियर महसूस नहीं होता? सर क्रिकेट उनकी लैंग्वेज होती है ना। आप देखेंगे हारिस रऊफ जब ऑस्ट्रेलिया गया, बिग बैश खेला,
मैक्सवेल की लीडरशिप में, मेलबर्न स्टार की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस उसने दी। नंबर 1 बॉलर उस वक्त विकेट टेकर लेकिन कप्तान को खिलाड़ी से या खिलाड़ी को कप्तान से कोई बात करनी पड़े, उसे गेम प्लान समझाना पड़े, तो लैंग्वेज तो एक बिल्कुल बेसिक टूल है ना। वो क्रिकेट लैंग्वेज तो आती है ना सबको कि बॉल कहाँ करनी है, बॉल की रिवर्स करना है, वो सारे वो तो वही काशिफ आपको इसको मैं ये हो जाएगा कि जब तक जो क्रिकेटर है ना वो जिस माहौल में कंफर्टेबल फील करेगा हमेशा परफॉर्म करेगा। अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, प्रेशर फील करेगा, अच्छा सा उसको माहौल नजर नहीं ना आएगा, वो कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर क्रिकेटर को पश्तो आती है, पंजाबी आती है, इंग्लिश आती है, उसकी जुबान वहां पे खत्म हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी। डैरेन सैमी तो 2-3 पश्तो के जुमले बोल कर ही दिल जीत लेते होते हैं। एग्जैक्टली वो कहते थे ना कि मुझे भी कहता था कलंदर दिल हिला के दिल जीतते हैं। ठीक है। डंक ने तो बबल गम फुला के दिल जीत लिया। बिल्कुल काफी चीजें मुझे यहाँ पे कलंदर ने कि जब आप लोग ये फ्रेंचाइज बना रहे थे, इस ब्रांड को, लोगो को, टीम को इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो लाहौर कलंदर्स का नाम जो है, आपने लाहौर के साथ कलंदर्स का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? देखिए कलंदर ऑब्वियसली हम 3 भाई पार्टनर हैं, फवाद भाई, मैं और मुझसे छोटा समीन। समीन जो है वो कैलगरी से आया था और उसको स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए वो यहाँ पर उसने हमें ज्वाइन किया। सो उसने ये नाम सजेस्ट किया था कलंदर्स का, और वो इसलिए किया था कि कलंदर सेल्फलेस होता है और वो हमारी वालदा का जिनकी 2014 में जिनकी वफात हो गई थी, उनका नाम जोड़ना चाहता था। माँ लाहौर तो रख नहीं सकता था, कौसर लाहौर भी नहीं रख सकता था। सो जब उसने कलंदर की डेफिनेशन देखी तो उसने कहा कि हमारी माँ जो है वो एक सेल्फलेस औरत थी। सो उन्होंने कहा कि उसने कलंदर का नाम प्रपोज किया। और अब जब हमें ये लगता है कि जब कलंदर की तारीफ होती है तो हमें लगता है कि हमारी वालदा की तारीफ होती है, तो दुनिया की माएँ सारी साझी होती है, तो इस वजह से हमने इसका नाम कलंदर रखा। अच्छा काशिफ, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सेटअप में अब क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ी आते थे, अब जाहिर है हर एक का पीएसएल तक एक्सेस भी नहीं होता, तो क्या ऑप्शंस बचते हैं खिलाड़ियों के पास जो कि पीएसएल तक नहीं पहुंच पाते और डोमेस्टिक क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में पीसीबी के थ्रू जाना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले है जी कि ग्रास रूट और क्लब क्रिकेट ये नर्सरी होती है प्लेयर्स के लिए। उसके बाद वो स्कूल क्रिकेट खेलता है, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज जाता है, देन अंडर 19 के बाद वो परफॉर्म करके सामने आ जाता है। और पिछले 1.5 साल से ना क्लब क्रिकेट नहीं हो रही और ग्रास रूट पे काम नहीं हो रहा। और पीछे आपने सुना भी होगा कि चेयरमैन की और सीईओ की आपस में वो चपकलिश चल रही है कि वो ग्रास रूट पे काम करना चाह रहा, करने नहीं दे रहे। और हालांकि हमारा जो वसीम सीईओ है वो जाना ही ग्रास रूट पे काम करने के लिए जाना जाता है। इस वजह से ही डेवलपमेंट की वजह से उसको पाकिस्तान लेके आए हैं, लेकिन अभी तक डेवलपमेंट वो नजर नहीं आई। पाकिस्तान में जब तक क्लब क्रिकेट और रीजन क्रिकेट बहाल नहीं होएगी, कभी भी जो एक प्रॉपर टैलेंट सामने आता है वो नजर नहीं आएगा। क्योंकि इस तरह सारे के सारे क्रिकेटर्स स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब के सब बिजी हो जाते थे। अब प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इसके बगैर भी काम चला रहा है। नहीं, वहाँ की आबादी 6 करोड़ है, हमारी आबादी आपने खुद ही बता दी, डिफरेंस आप देख लेना। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं जी। आप उसका अंदाजा लगा लें कि ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान की आबादी कराची जितनी है जी, बिल्कुल। उसको अंदाजा लगा लें कि साउथ अफ्रीका जो हमारे यहाँ पे आजकल खेलने आई हुई है, उनके क्रिकेट बोर्ड ने अभी 3 वीक पहले अनाउंस किया कि हम एक्स्ट्रा 6 टीमें बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें टैलेंट वो नजर नहीं आ रहा था इस डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर में। अब हम 6 मजीद फर्स्ट क्लास टीमें एंटर करवा रहे हैं ताकि मजीद क्रिकेट प्लेयर्स को मिले, मजीद टैलेंट सामने आए, मजीद परफॉर्मेंस ही सामने आए और नए से नए प्लेयर हमें मिले। आतिफ साहब, आजकल सेनेट के इलेक्शंस की हर जगह बाज़गश्त है, तो जब आप लोग अपनी टीम्स के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग करते हैं तो तब भी हालात सेनेट के इलेक्शन जैसे होते हैं? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश होती है लोगों की कि सेनेट के इलेक्शन जैसे हालात हो जाए, बट एज फार एज कलंदर्स की जो बात है हम नहीं होने देते। नहीं, इसके अलावा जाहिर है कि जब एक जंग है, जब एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जब एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, तो उसमें फिर फॉन्स आना, खिलाड़ियों को इन्फ्लुएंस करना और वो जो गुड प्रैक्टिसेस होती हैं उन्हें बाईपास करना, ऐसा सब कुछ ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए एक फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट क्या कर सकती है? आतिफ साहब देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है। हमारे ड्राफ्ट के रूल्स होते हैं। अब जिस तरह अभी हमारे पास 18 to 20 प्लेयर्स हैं, उसमें से हमने 8 रिटेंशन करनी थी। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, प्लैटिनम होता है, डायमंड होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर, इमर्जिंग एंड देन सप्लीमेंट्री। सो इसमें इन कैटेगरीज में हम अपने प्लेयर रिटेन करते हैं और फिर बाकी अब ड्राफ्ट में आपके पिक ऑर्डर होता है। आपकी जब पिक आती है पूरी लिस्ट सामने होती है, उस लिस्ट में से जो आपको सूट करता है आप वो प्लेयर उठा लेते हैं। तो ये तो हो सकता है कि आप लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें कि जी आप काशिफ को पिक कर लें, ठीक है, बट ये नहीं हो सकता कि आप एग्जिस्टिंग प्लेयर को जो है वो कोई बाहर से कुछ उसको मैनोवर करने की कोशिश करें, क्योंकि पीसीबी ने सिस्टम बहुत जबरदस्त रखा हुआ है। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है जिसमें प्लेयर, पीसीबी और फ्रेंचाइज इनका एग्रीमेंट होता है। तो अगर मैं चाहूं भी या कोई चाहे भी
कि वो फर्ज करें मैं अगर चाहता हूँ कि बाबर आजम को अपने पास ले आऊं, सो बाबर आजम को अपने पास लाने के लिए जरूरी है कि वो पहले या तो मेरे से कराची ट्रेड करे, ठीक है, या वो अपनी टीम छोड़े और फिर जब मेरी बारी हो और वो अवेलेबल हो और मैं उसको पिक और करूं। पिक में अवेलेबल हो जी। तो ये काशिफ, अगर आप इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहें। हाँ जी, मैं इसमें ये कहूँगा कि जी कि मज़ीद टीम्स बढ़ेंगी और मज़ीद प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ड्राफ्टिंग में इतने से प्लेयर होते हैं जी कि 100 समथिंग प्लेयर्स हैं, लेकिन सामने प्लेयर आना बंद हो गए हैं। राणा साहब भी इसे एग्री करेंगे, अगर पहले PSL 1 से लेकर PSL 6 आ गया है, बहुत बड़ा गैप आया। एज ए क्रिकेटर मैं इसको समझ सकता हूँ कि जितना परफॉर्मेंसेस इतनी आ चुकी सामने, और आहिस्ता आहिस्ता ना वो ग्राफ नीचे गिर रहा है। तो मजीद फर्स्ट क्लास में टीम्स होएंगी और मजीद ड्राफ्टिंग होएगी। कलंदर तो डेवलपमेंट कर ही रहा है। अच्छा, तो मुझे इनको देख के काशिफ और एक बात मजीद आनी बताइएगा चाहिए। कि जब ये ड्राफ्टिंग हो रही होती है तो चले जो मशहूर खिलाड़ी हैं उनके बारे में तो सबको पता होता है, जो गैर मारूफ चेहरे होते हैं उनके लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड उनके लिए इंडिकेटर्स बनाए गए होते हैं कि इस पे पूरा है, इस पे जो पूरा लोकल है। कोचेज इनके साथ इन्होंने जो कंटिन्यू करते हैं ना, जो डिफरेंट रीजन्स के और स्टेट के हमारा जो सूबों की टीमें बनी हैं, उनके जो कोचेज होते हैं वो सब असिस्टेंट कोच होते हैं जो सब फ्रेंचाइज के, वो हेल्प आउट करते हैं कप्तान को। जो जितने भी वहाँ पे बैठे होते हैं 3-4 लोग, उनको ऑलरेडी वो बता रहे होते हैं कौन किस कैलिबर का प्लेयर है, उनकी पिकिंग डोमेस्टिक लोकल प्लेयर्स की पिकिंग में वो उनका हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, मुझे सॉरी मैं ऐड जी, कर दूं जी, इसमें जी, थोड़ी। जी। देखिए इसमें जो कोचेज होते हैं डेफिनेटली वो तो करते ही हैं, बट उसका पूरा एक एनालिसिस का डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर लोग जो है ना वो सारा साल जिसने जो खेला होता है, किस पिच पे खेला होता है, किस अपोजिशन के अगेंस्ट खेला होता है, वो किन कंडीशन में खेला होता है, वो सारा एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर सिलेक्शन की। अच्छा आतिफ साहब, लाहौर की किसी भी सड़क पर रेडी पर अगर कोई किन्नू बेच रहा होगा तो कोई 150 रुपए दर्जन दे देगा, कोई 200 रुपए दर्जन दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक जो है 150 रुपए दर्जन दे और दूसरा 650 रुपए दर्जन दे, क्योंकि उसे पता है कि मैं बिजनेस से आउट हो जाऊंगा। कभी ऐसा हुआ कि ड्राफ्टिंग के दौरान एक खिलाड़ी के ऊपर मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज टीमें हैं उनके दरमियान टसलबाजी शुरू हो गई हो कि नहीं हमने ही इस खिलाड़ी को लेकर जाना है, चाहे उसके लिए हमें कितने भी पैसे खर्च करने पड़े? नहीं, ये तो एक्चुअली ड्राफ्टिंग है ना, ये वो नहीं है, आपको क्या कहते हैं उसको, बिडिंग नहीं है। ये हमारी वो बिडिंग नहीं होती कि हम जो बोली लगाएगा वो ज्यादा नहीं लगाएगा। ड्राफ्टिंग में PCB डिसाइड करता है कि प्लेयर की कैटेगरी क्या होगी। सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी होती है प्लैटिनम, फिर डायमंड, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर और फिर इमर्जिंग। प्लैटिनम कैटेगरी में आपके प्लैटिनम प्लेयर होते हैं, इस तरह हफीज है, बाबर आजम है, शहीनशाह अफरीदी है, ठीक है, फखर जमान है। सो इसमें आपकी 3 आपने पिक करने होते हैं प्लैटिनम में से, जिसमें से एक जो है वो फॉरेनर मस्ट है। सो हमारे इस वक्त प्लैटिनम कैटेगरी में नहीं, अगर आप भी वही पिक करना चाहें जो दूसरी फ्रेंचाइज करना चाह रही है, नहीं कर सकते ना, आपकी टर्न होती है ना, अच्छा। अपनी बारी पे पिक करते हैं ना। अब इस दफा हमारी पहली राउंड में तीसरी पिक थी, हमने जब क्रिस लेन को छोड़ा, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, बट 8 रिटेन कर रहे थे तो मजबूरी बन गई। मुल्तान की पहली थी, दूसरी थी इस्लामाबाद की, सो मुल्तान में क्रिस लेन रहा लिया। आपकी तीसरी पिक है, ये कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि जिसकी पहली 2 पिक्स हैं उसके पास तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि वो अपनी पसंद के खिलाड़ी जो है वो ले जा सके। वो पर्चियां डलती है, पुगल पुगाई पे होता है। समटाइम ये डिपेंड्स भी करता है कि पॉइंट्स टेबल पे लास्ट टूर्नामेंट के। नहीं, वो पहले होता था, अब चेंज हो गया। पहले ये होता था कि जो लास्ट नंबर पे आएगा उसकी पहली पिक होती थी। पिछले 2 साल से चेंज हो गया रूल। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से इस दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, वक्त बहुत कम रह गया। आतिफ साहब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग के जितने प्रोसेसेस हैं, जितने इसके कंपोनेंट्स है, इसकी तैयारी के पीछे ज़ाहिर एक बहुत तवील और सब्र आजमा काम होता है। इसको मजीद स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ सजेशंस देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को या PCB को, किसी भी किस्म की? वो तो ऑलरेडी हमारी नेगोशिएशन चलती रहती है। नहीं सर, लोगों के सामने लोगों के सामने तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि 1 महीने से ज्यादा बढ़ा के इसको थोड़े ज्यादा महीनों पे कर देना चाहिए। हमारी जो PSL है उसमें ऑब्वियसली 1 महीने के लिए ज़्यादा उसमें एक्टिविटी होती है, लेकिन अगर हम सारा साल उसके अंदर कुछ ना कुछ कर सकें सो डेफिनेटली जब वो सारा साल एक्टिविटीज़ रहेंगी, एक्टिवेशंस रहेंगी, तो PSL का ब्रांड जो है ज़्यादा बड़ा होगा। नहीं, अगर उसको 1 महीने से एक्सपैंड किया जाएगा तो लोग यकसानियत का, मामूल का, बोरियत का शिकार नहीं हो जाएंगे। मैं मैचेस की बात नहीं कर रहा, उसके बिल्डअप की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट। देखिए जब आप फरवरी आज से मेरा ख्याल है 15-20 दिन बाद आपकी PSL होनी है, अभी तक आपने उसकी कोई हाइप देखी उस तरह?
नहीं देखी ना अभी तक। सो इसी तरह अब ये हमारी अपनी जाते ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये अगर हम सितंबर अक्टूबर में इसको पिकअप करना शुरू करें, हमारे प्लेयर्स का पता लग जाता है कौन से होते हैं कौन से नहीं होते। इस दफा पेंडेमिक की वजह से और सीजन की वजह से लेट हो गए, अदरवाइज तो हमारा नवंबर में इस साल पाकिस्तान लाहौर कलंदर जो है पाकिस्तान सुपर लीग में कोई सरप्राइज देगी, जीत के सरप्राइज देगी। नहीं काशिफ साहब आप क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि जी उनको यकीन नहीं है। नहीं, वो कलंदर पाक का नाम ही बहुत बड़ा, इसलिए मैं खुद लाहौरिया, मैं की कह सकना कि जी हम तो हमेशा लाहौर के जो जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे हमेशा मेरी वो हारे जीते मेरी सपोर्ट तो कलंदर के साथ ही रहती है। लेकिन मैं अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा जी PSL में एक और टीम होनी चाहिए, ताकि और मजीद लड़कों को, मजीद प्लेयर को चांस मिले और थोड़ी सी और मजीद क्रिकेट लंबी हो। पहले पूरे नहीं हो रहे। मैं समझ सकता था ये कहेंगे कहीं चाहिए बढ़िया ने क्यों नुकसान वाले पास टूट पे। तो मैं लेकिन इसका जवाब तो आतिफ साहब आपने खुद दिया था कि जो लॉन्ग टर्म ब्रांड डेवलपमेंट है उसके लिए एक छोटी सी कॉस्ट है। नहीं, लेकिन देखिए प्लेयर्स की बात है ना, हमारा प्लेयर्स का पूल जो है, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, जो 4 साल जो कलंदर बॉटम पे रहे हैं उसकी कोई टेक्निकल वजह भी तो होगी ना, ऐसे थोड़ी रह सकते हैं। हमारी उसकी वजह ये थी कि जो पहला सीजन था उसमें हमारी 5वीं पिक थी, सो जो सारे अच्छे प्लेयर लेते थे हमारी बारी आती थी। उसके बाद रूल ये था कि 12 रिटेंशन थी, तो कोई छोड़ेगा तो हम लेंगे ना। नहीं, जो बकिया लीग्स होती हैं उनके अंदर भी यही तरीका होता है खिलाड़ी लेने का? डिफरेंट होता है। IPL में तो आपको पता ऑप्शन होती है, जो उसकी कैटेगरी, ये ज्यादा बेहतर तरीका नहीं है ऑप्शन? बहुत ज्यादा बेहतर तरीका, लेकिन हर एक को बराबर का मौका ज्यादा। आपका एक बजट है ना, फर्ज करें आपका $5 लाख का बजट है प्लैटिनम का, सो आप ऑक्शन पे जाएं, किसी ने अगर अच्छे प्लेयर को $4 लाख देना तो दे एग्जैक्टली आप पिक करके ले उसको, आप पिक करके ले, वो ज्यादा इंटरेस्ट। ये तजवीज दी है आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? जी अक्सर देते क्या हैं। कहते हैं आगे से वो? हंसते कहते हैं कि अभी अब उसका इंतजार है कि वो क्या कहते हैं। नहीं, मुझे काशिफ साहब एक बात समझाएं कि पैसे इन लोगों के लग रहे हैं, ये पूरी पाकिस्तानी 22 करोड़ के लोगों को एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें इतने पैसे लगाने के बावजूद भी चौथे या 5वें नंबर पर जाकर अपनी खिलाड़ी जो है उठाने का मौका मिले, तो फिर तो जाहिर है इन्होंने बिल्कुल टेक्निकली सही कहा, तो उससे जो रिजल्ट्स हैं वो तो बहुत अनइवन हो जाएंगे। ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डोमिनेंस खत्म हो जाती है ना। ये तो आप उन्होंने राणा साहब ने पहले ही समराइज कर दिया था ना कि आगे से हंस देते हैं, तो जो मर्जी कर लो, इसलिए अपनी गल करनी है। तो सारी बात ये है कि, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग में जितनी फ्रेंचाइजीज है ना, सारे को सारा साल बिजी रखना चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत ही संजीदा इशू की जानिब ये जो तवज्जो दिलवाई है, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में इसको कुछ हल करने की जानिब जाएंगे मामला? देखिए मानी साहब का विजन है कि वो इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। सो अगर आप अपने किसी भी ब्रांड को नंबर 1 करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स हैं और जो चैलेंजेस हैं उनको आपको एड्रेस करना पड़ता है। उनकी सोच अच्छी है, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम भी कर रहे हैं, और बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ महमूद भट्ट सर। अब नाज़रीन, इख्तलाफ शाइस्तगी के साथ भी किया जा सकता है, इसका मुजाहरा आज आतिफ राना ने आपके सामने किया। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।